उत्तराखंड दर्पण है, जहां अक्स दिखता है स्वर्ग का। प्रकृति का आकर्षण इसे देवभूमि बनाता है और यहाँ बसे लोग हर मेहमान को देवता मानते हैं। यही प्राचीन परंपरा अब पा रही है एक आधुनिक स्वरूप, होम स्टे। अब पर्यटक बहुत नजदीक से अनुभव कर पाएंगे पर्वतीय लोक संस्कृति, जीवन शैली और खान पान का। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गृह स्वामी को पूंजी और ब्याज सहायता के रूप में मदद की जाती है। ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत ट्रैक मार्गों पर होम स्टे के निर्माण एवं उनकी साज सज्जा के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड में होम स्टे बुलावा देता है, विकास के एक नए युग को आमंत्रित करता है प्रकृति प्रेमी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सचिवालय में सोमवार को रहेगा अब नो मीटिंग डे। मंगलवार और गुरुवार को होगी जिलाधिकारियों और फील्ड स्तरीय अधिकारियों की बैठक। जन समस्याओं से निपटने के निर्देश। तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट हुई सरकार। चारधाम यात्रा पर जाने से पहले यात्रियों की होगी हेल्थ स्क्रीनिंग। जांच में स्वस्थ पाए जाने के बाद यात्रा पर जाने की दी जाएगी इजाजत। सीएम धामी के आदेशों को पलीता लगा रहे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी दफ्तरों में अब भी लेट लतीफी बरकरार। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए पूरी हकीकत। और कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मचारियों की सेवा बहाली पर प्रस्ताव न आने से नाराज कर्मियों ने जताई अपनी नाराजगी। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारों धाम में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर रोक लगा दी है। सीएम धामी का कहना है कि सभी श्रद्धालुओं को सामान्य तरह लाइन में लगकर ही दर्शन करने होंगे। सीएम धामी ने अपने ट्विटर से इसकी जानकारी दी। सीएम धामी ने लिखा कि चारधाम यात्रा में सरकार ने वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर खत्म कर दी है। सभी श्रद्धालुओं को एक लाइन में खड़े होकर साथ ही दर्शन करने होंगे। उत्तराखंड सचिवालय में सोमवार को अब नो मीटिंग डे कर दिया गया है। जी हां, उत्तराखंड सचिवालय में अब सोमवार के दिन में नो मीटिंग डे रहेगा। सोमवार की जगह मंगलवार और गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों, फील्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी, जिसमें जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि गुड गवर्नेंस लोगों को महसूस होना चाहिए, जिसमें फील्ड लेवल अधिकारियों और कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डीएम इसमें कुशल टीम लीडर की तरह काम करें। साथ ही हर स्तर पर प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग की जाए। शासन प्रशासन के निचले स्तर पर गुड गवर्नेंस दिखनी चाहिए और जिलों और तहसीलों में भी आम जनता से मिलने के लिए समय को निर्धारित कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि अब उत्तराखंड सचिवालय में सोमवार को नो मीटिंग डे कर दिया गया है। चारधाम यात्रा में अभी तक 29 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। अब यात्रा शुरू होने से पहले ही तीर्थयात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। जांच में स्वस्थ पाए जाने के बाद ही उन्हें यात्रा करने की हिदायत दी जाएगी। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं पाया गया तो यात्री को आराम करने के साथ ही ठीक होने के बाद ही यात्रा की सलाह दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा में प्रवेश और पंजीकरण स्थल पर हेल्थ स्क्रीनिंग की सुविधा शुरू कर दी है। हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ को भी तैनात कर दिया गया है। यमुनोत्री और गंगोत्री के चारधाम यात्रा मार्ग पर यानी कि दोबाटा और हीना में हेल्थ स्क्रीनिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि बद्रीनाथ धाम के यात्रियों के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग शिविर पांडुकेश्वर में लगाया गया है।
उत्तराखंड में सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों की लेट लतीफी पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश आते हैं। दफ्तरों में समय पर आने की बात कहते हैं, यहां तक कि अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक लगाई जाती है। लेकिन सीएम साहब के आदेशों को अधिकारी और कर्मचारी कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं, यह हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ने बाकायदा सरकारी दफ्तरों में जाकर रियलिटी चेक किया। ये तस्वीरें सुबह 10:15 की देहरादून नगर निगम के दफ्तर की है, जहां 10:30 बजे तक भी एक आध कर्मचारी और कर्मचारियों की कुर्सी को छोड़ सारे दफ्तर खाली पड़े हुए दिखाई दिए। और इसकी वजह है देरी से दफ्तर पहुंचना। और सरकारी दफ्तरों की ये हालत तब है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 9:30 बजे तक दफ्तर पहुंचने के निर्देश दे चुके हैं। यहां तक कि कर्मचारी समय से दफ्तर पहुंचे, उसके लिए बायोमेट्रिक भी लगाए गए। ऐसा न होने पर कार्यवाही की भी बात कही गई है। लेकिन शायद इन अधिकारियों और कर्मचारियों को न तो बायोमेट्रिक का डर है, न किसी कार्यवाही का, और न ही सीएम साहब के आदेश की फिक्र है। देहरादून के नगर निगम कार्यालय का सुबह 10 बजे रियलिटी चेक खुद हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ने किया है। रियलिटी चेक करने पर देखा गया कि सुबह के 10 बजे तक भी नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त साहब कार्यालय नहीं पहुंचे थे। इसके साथ ही जब रियलिटी चेक एडिशनल कमिश्नर जगदीश लाल, जो कि नगर आयुक्त की गैर मौजूदगी में कार्यभार संभालते हैं, जब उनका रियलिटी चेक किया गया तो पता चला कि वो भी 10 बजे तक कार्यालय नहीं पहुंचे थे। इसके बाद जब कर्मचारियों का रियलिटी चेक किया गया तो कमर्शियल विंग में भी एक भी कर्मचारी नहीं पाया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कमर्शियल विंग में सभी कर्मचारियों की कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। इसके बाद जब हम वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी के कैबिन में पहुंचे तो वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना की कुर्सी भी खाली पड़ी हुई थी, जो कि 10 बजे तक नहीं पहुंचे थे। उनके स्टेनो वहां पर बैठे पाए गए, लेकिन उनकी कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। उसके बाद जब हम नगर निगम के मुख्य विंग हाउस टैक्स में पहुंचे तो वहां पर भी ज्यादातर कर्मचारी नहीं पहुंचे थे। हालांकि कुछ कर्मचारी समय पर पहुंचकर करदाताओं का टैक्स जमा कर रहे थे। अब खुद ही देखिए समय पर पहुंचने का दावा करने वाले इन अधिकारियों की हकीकत। नगर निगम के ऑफिस का टाइम सुबह 10 बज के शाम को 5 बजे तक का है और प्रत्येक कार्मिक अधिकारी जो है हमारे सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं। जो नहीं आए हैं उनका नगर आयुक्त साहब की तरफ से जो भी एक्सप्रेशन कॉल किया जाएगा। और जहाँ तक अधोक्षाचारी के मामले में तो बृहस्पति और शुक्रवार को मैं श्रीनगर बैठता हूँ, क्योंकि आज एक मीटिंग लगी हुई है श्रीनगर की तरफ से, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन मैं आज शुक्रवार है तो मैं कल श्रीनगर था, आज भी मेरा श्रीनगर होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से अति आवश्यक कार्य से नगर निगम देहरादून का मुझे काम देखने के लिए जॉन ऑफिस में मुझे जाना था, इसलिए मैं आज उपस्थित हूँ। तो देखा आपने कैसे अधिकारी और कर्मचारी सीएम साहब के आदेशों को दरकिनार कर आराम से दफ्तर पहुंचते हैं, जिन्हें ना तो समय की कदर है, ना ही ये कर्मचारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन अधिकारियों को लेट लतीफी पर कार्रवाई का भी कोई डर नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मनमानी करने वाले अधिकारियों पर कैसे लगाम लगाते हैं, ये वक्त ही बताएगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। नगर निगम के हालात से तो आप वाकिफ हो गए हैं, अब नजर स्वास्थ्य महकमे पर भी डाल लेते हैं। राजधानी देहरादून में मौजूद सरकारी अस्पताल कोरोनेशन में हमारी टीम पहुंची, जहां अस्पताल में सबसे पहले खामी बायोमेट्रिक मशीन की नजर आई। सचिवालय में सीएम धामी की गई सख्ती का असर स्वास्थ्य महकमे पर नहीं पड़ा। अस्पताल पहुंचने के तय वक्त पर भी डॉक्टर के कमरे खाली नजर आए। अस्पताल प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि बायोमेट्रिक मशीन अभी पहुंची है और सोमवार तक मशीन को इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जिसके बाद व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएगी। बायोमेट्रिक मशीन आ गई है हमारी और वो अभी सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, मंडे या ट्यूसडे तक चालू हो जाएगी। हाँ, वो तो उसी टाइम फ्रेम में आ जाएंगे जब जो भी
टाइम है। वैसे तो डॉक्टर तो आते ही हैं, सभी टाइम से ही आते हैं, लेकिन उसके बाद एक कंपल्सन हो जाएगा कि हाँ भैया आना ही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के झाझरा में IRB द्वितीय नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करने के साथ ही कई अन्य भवनों की आधारशिला भी रखी। इस दौरान CM धामी ने चारधाम यात्रा पर काम कर रहे पुलिस कर्मचारियों के काम की सराहना भी की और कहा कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है उसमें पुलिस विभाग का बड़ा अहम रोल होता है, जिसे वे अब बखूबी बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। बड़ा अच्छा भवन यहाँ पर बना है और निश्चित रूप से जो हमारी अच्छी पुलिसिंग है, स्मार्ट पुलिसिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उन सभी को लेकर हमारे उत्तराखंड की पुलिस आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। आगे ऐसे और भी अन्य भवन हैं, हमारे अन्य थाने हैं, चौकियाँ हैं, वो सभी अच्छे हों, ठीक प्रकार के हों, स्वच्छ हों, सब में अच्छी व्यवस्थाएँ हों। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। रेलवे स्टेशन पर अलग अलग राज्यों से यात्री आते हैं। ऐसे में यात्रियों के साथ फ्रंटलाइन कर्मचारियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके लिए मुरादाबाद मंडल ने 6 स्टेशनों पर मिशन कर्म योगी की क्लास शुरू की है, जिसमें स्टेशन के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। बताया गया कि कैसे कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। मिशन रेल कर्मयोगी में हम सब कर्मचारियों को, फ्रंट लाइन स्टाफ को यात्रियों की सुविधाओं के प्रति जागरूक बना रहे हैं। यात्रियों के लिए, नागरिकों के लिए हम एक संगठन का हिस्सा है, लेकिन साथ साथ हम यात्रियों की सेवा करने के साथ साथ अपने अंदर गुण भी पैदा कर रहे हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि यात्रियों की यदि हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर भी आत्मसंतुष्टि, शांति, खुशी मिलती है। तो ये दोनों ही, यात्रियों का फ़ायदा, हमारा फ़ायदा और हमारे संगठन का फ़ायदा, ये इसका मेन मकसद है। धामी कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मचारियों के सेवा विस्तार का प्रस्ताव न आने से नाराज कर्मचारियों ने देहरादून में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी ने बताया कि पिछले 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने उन्हें सेवा बहाली का आश्वासन दिया था, लेकिन कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मचारियों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। सर, जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे प्रदेश भर के केवल पदाधिकारी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। प्रदेश भर से पूरा प्रेशराइज्ड है, हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं हम लोगों को कि हम पूरी संख्या में जितने भी हम लोग लगे हुए हैं, सारे लोग देहरादून आने को तैयार हैं और कह रहे हैं कि एकता विहार में बैठ के हम सभी लोग बैठकर धरना देंगे। और कहीं ना कहीं हम लोगों की भी आगे की प्लानिंग यही रहेगी, अगर सरकार जल्द से जल्द हम पे कोई डिसीजन नहीं ले पाती है। देहरादून में लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस ने रेडियो और ठेलियों वालों का वेरिफिकेशन भी किया है। SSP ने बताया कि लगातार आबादी बढ़ रही है, ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी है कि वे खुद सत्यापन के लिए आगे आए। इसके साथ ही SSP ने बताया कि किराएदारों के सत्यापन भी जरूरी है। ऐसा न कराए जाने पर मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई लोग बाहर से आकर यहाँ पर बसते हैं, तो यहाँ के लोगों की भी एक जिम्मेदारी है और हम बार बार अपील भी करते हैं कि मकान मालिक किराएदारों का सत्यापन ज़रूर कराए और हमें यानी जिम्मेदार नागरिक भी बनना चाहिए, पुलिस की मदद भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सोचें कि केवल पुलिस ही कार्य करे और हम कुछ ना बताएं, तो वो भी एक आम नागरिक को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। सिमिलरली हमने काफ़ी मकान मालिकों के चालान इस बीच किए हैं। जो वेरिफिकेशन ड्राइव हमारी चल रही है उसमें कई लोग ऐसे थे जिनका कि मकान मालिक ने सत्यापन नहीं करवाया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। आज अपने दर्शकों के लिए एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। रिपोर्ट शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये हमारे बदलते समाज की एक हकीकत है। हरिद्वार कोर्ट में एक अर्जी जो है वो दर्ज हुई है। अर्जी माता पिता ने अपने बेटे के खिलाफ दाखिल की है। बूढ़े माता पिता ने बेटे पर 5 करोड़ रुपए का क्लेम किया है। क्लेम क्यों किया गया है, उसको जानने के लिए आपको बेहद जरूरी है कि ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाले ये वही माता पिता हैं जिन्होंने अपने बेटे पर 5 करोड़ का क्लेम दाखिल किया है। क्लेम संपत्ति या लेन देन का नहीं, जिस पर अक्सर कोर्ट में बहस होती है। क्लेम बेटे की परवरिश पर है। क्लेम पोता पोती के सुख की आस पर है। जी हाँ, क्लेम पोता पोती का सुख न मिलने पर किया गया है। सुनकर जरूर हैरानी हुई,
हैरानी होने वाली बात भी है, लेकिन माजरा जानने से पहले एक बार फिर बूढ़े माता पिता की नजरों में देखें, शायद फिर आप हमारा कहा समझ सकेंगे। बदलते समय का असर रिश्तों पर कैसे भारी पड़ रहा है, माता पिता की दाखिल की गई अर्जी इस बात की गवाह है। हरिद्वार की एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के रहने वाले BHEL से रिटायर्ड इंजीनियर संजीव रंजन प्रसाद ने अपने इकलौते बेटे श्रेय सागर के खिलाफ ये अपील दाखिल की है, जिसमें लिखा, अपने सपनों को भूलकर बेटे को बड़े लाड प्यार से पढ़ाया और लिखाया। आसमान में उड़ने का श्रेय सागर का सपना पूरा करने के लिए न रात देखा न दिन को आराम किया। ख्वाब श्रेय सागर का ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई पूरी कर हुआ। 2016 में बेटे की शादी की। बेटे की शादी के बाद अब ख्वाब माता पिता ने देखा, घर में किलकारी के गूंजने का। बेटे की शादी के 6 साल हो गए हैं, लेकिन माता पिता का सपना पूरा नहीं हो सका। मजबूरन माता पिता ने पोता पोती के सुख के लिए कोर्ट का सहारा लिया। कहा, या तो बेटा बहू सुख दें, अगर वे दोनों सुख नहीं दे सकते तो परवरिश में खर्च की हुई कमाई को लौटा दें। देखिए, ऐसा है कि मेन तो चीज़ था कि हम लोगों को इस उम्र में एक पोता पोती चाहिए था, लेकिन इन लोगों का जो रवैया था, मतलब पेरेंट्स के लिए इतना सोचना नहीं है। और हमने इतने सारे हमने बहुत शौक से इसको पायलट बनाया, इसका मन था पायलट बनने का, तो हमने बहुत शौक से बनाया, सारा पूंजी खर्चा कर दिया अपने जीवन का कि बेटा जब बड़ा होगा तो अच्छे से शादी करेंगे और हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स के सुख मिलेगा हमें। ठीक है, शादी के 6 साल हो गए और मैं क्या बोलूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। हम सच में हमको लगता है कि हम सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास। पैसा तो कोई बात नहीं है, आना जाना है। ठीक है, हमने केस भी किया कि हमको पैसा दो, मेंटेनेंस दो, 2.5 करोड़ जो भी है दोनों से मांगा है, लेकिन मेन मुद्दा था कि कम से कम एक हमें बच्चा मिल जाता। कोर्ट में वाद दायर करने वाले बुजुर्ग दाम्पत्य के वकील अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह का मामला उनके सामने भी पहली बार आया है। घर परिवारों में अक्सर प्रॉपर्टी और जायदाद को लेकर वाद विवाद सामने आते हैं, लेकिन ये पहला मामला है। हरिद्वार की तृतीय ACJ SD कोर्ट में केस दाखिल कर लिया गया है। उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय वृद्ध दाम्पत्य के साथ न्याय करेगा। इन्होंने एक मांग की है न्यायालय से कि या तो वो जो शादी की है इन्होंने अपने बच्चे की 2016 में, तो या तो वो उनको पौत्र या पौत्री दें 1 साल के अंदर, या इन्हें 5 करोड़ रुपए दें, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी अपने पुत्र को खड़ा करने के लिए लगा दी है। उसे एक एयर पायलट बनाया है। पायलट के लिए उसको ट्रेनिंग, जो US में ट्रेनिंग दिलाई है, उसमें 35 लाख रुपए उसकी फ़ीस दी है इवन, और जो उसका शिक्षा में पैसा लगाया है, जन्म से लेके पाला है, उसे लाड़ से पाला है। तो ऐसे में इनकी जो मांग है वो बहुत जायज़ है और इमोशनल भी है, बहुत सेंसिटिव मांग है इनकी। मामला देखने में शायद साधारण हो, लेकिन ये कई घरों की कहानी है, जिसकी गुहार अभी हरिद्वार से उठी है। मामला कोर्ट में दाखिल कर लिया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 मई तय की है। प्रदेश में सरकार किसी भी पार्टी की हो, उसे सबसे ज्यादा राजस्व खनन से ही मिलता है, लेकिन कुमाऊं मंडल की शारदा और गोला नदी में अब खनन पर संकट मंडराने लगा है। बताया जा रहा है कि फरवरी 2023 में दोनों नदियों की खनन कारोबार की अवधि जो है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अगर केंद्र सरकार अनुमति देती है तभी खनन हो पाएगा। अगले साल खनन कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए अधिकारी और कर्मचारियों ने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। देखिए 3 नदियां हैं, गोला, नंदौर और शारदा। तो गोला और शारदा का जो है समयावधि फरवरी 2023 में पूर्ण होने वाला है, जिसके लिए हम भारत सरकार में जो है आवेदन कर चुके हैं और हमारा जो है आगे की FC के लिए प्रस्ताव ऑलरेडी भारत सरकार में पहुंच चुका है और उसमें कार्रवाई काफी तेजी से जो है गतिमान है। अभी बीते गुरुद्वारे में हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, ट्रांसपोर्टर वाहन स्वामी
सब हम लोग थे। इसी के ऊपर ये थी कि ये किस तरह से जो यहाँ का वो है, इसको जो है ये बेरोज़गारी बढ़ रही है, काम यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, गाड़ियों के लिए माल अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए इतना बड़ा असर आ जा रहा है। वाहन स्वामियों को इतना टाइट करे हुए हैं, तो उस लिहाज से यहाँ का कारोबार जो है बिल्कुल ख़त्म के कगार पे हो चुका है। लक्सर में एक पति अपनी 2 बेटियों के साथ पत्नी की घर वापसी की गुहार लेकर थाने पहुंचा। 4 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक पुलिस ने मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। पीड़ित ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को उसके सास और साले ने बेच दिया है। 1 महीने से उसकी कोई खैर खबर नहीं है। अब वो पुलिस से मदद मांग रहा है। महीना पहले मेरी पत्नी अपने गाँव शादी में गई थी, जो 1 महीने से अब तक वो लौट नहीं पाई, और उसकी खबर मुझे किसी ने दी कि मेरे सास ससुर साले मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, जिससे मैं 4 दिन से अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ, कोतवाली का चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा। तो क्या लगता है आप? मेरी पत्नी उन लोगों ने गायब कर दिया, कहीं बेच डाली। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सचिवालय में सोमवार को रहेगा अब नो मीटिंग डे। मंगलवार और गुरुवार को होगी जिलाधिकारियों और फील्ड स्तरीय अधिकारियों की बैठक। जन समस्याओं से निपटने के निर्देश। तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट हुई सरकार। 4 धाम यात्रा पर जाने से पहले यात्रियों की होगी हेल्थ स्क्रीनिंग। जांच में स्वस्थ पाए जाने के बाद यात्रा पर जाने की दी जाएगी इजाजत। सीएम धामी के आदेशों को पलीता लगा रहे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। दफ्तरों में अब भी लेट लतीफी बरकरार। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए पूरी हकीकत। और कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मचारियों की सेवा बहाली पर प्रस्ताव न आने से नाराज कर्मियों ने जताई अपनी नाराजगी। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। उत्तराखंड दर्पण है, जहां अक्स दिखता है स्वर्ग का। प्रकृति का आकर्षण इसे देवभूमि बनाता है और यहाँ बसे लोग हर मेहमान को देवता मानते हैं। यही प्राचीन परंपरा अब पा रही है एक आधुनिक स्वरूप, होम स्टे। अब पर्यटक बहुत नजदीक से अनुभव कर पाएंगे पर्वतीय लोक संस्कृति, जीवन शैली और खान पान का। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत गृह स्वामी को पूंजी और ब्याज सहायता के रूप में मदद की जाती है। ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत ट्रैक मार्गों पर होम स्टे के निर्माण एवं उनकी साज सज्जा के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड में होम स्टे बुलावा देता है विकास के एक नए युग को, आमंत्रित करता है प्रकृति प्रेमी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को।